हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। गूंजती हुई चीख की एक तेज आवाज ने उस समय अखिलेश को बुरी तरह चौंका दिया जब वह हवेली के सामने रिक्शे से उतरकर उसे पैसे देने के बाद अटैची सहित हवेली में प्रविष्ट होने के लिए उसके मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह किसी महिला की हृदय विदारक चीख थी, जिसे सुनते ही अखिलेश ने हाथ की अटैची को छोड़ा और तेजी के साथ भीतर की ओर भाग लिया। सूर्यास्त हो चुकने के कारण बाहर की अपेक्षा भीतर कहीं ज्यादा अंधेरा था, किंतु फिर भी ऐसा गहन अंधकार नहीं था कि कुछ दिखाई न दे। तेजी के साथ दौड़कर वह बीच के सहन को पार करके हवेली की मुख्य इमारत में प्रविष्ट हुआ ही था। उसे नीम अंधेरे में घबराई हुई सी एक और चीखती चिल्लाती भागकर अपनी ओर आती दिखाई दी। उस औरत ने भी शायद उसे देख लिया था, क्योंकि उसे देखते ही वह एकदम तेजी से पलटी और पहले से भी अधिक हृदय विदारक स्वर में चीखती हुई दूसरी तरफ को भाग ली, मगर अपना संतुलन कायम न रख सकी और लड़खड़ाकर गिर गई। अखिलेश दौड़कर उसके निकट पहुंचा तो वह भर्राए हुए स्वर में गिगिया उठी, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कहते कहते उसकी किक्की सी बंधी और वह बेहोश हो गई। तभी किसी के दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनाई दी और उसने गर्दन घुमाकर देखा। बाई तरफ की सीढ़ियों से उतरकर जगन आया था। अरे अखिलेश, तुम कब आए? उसे पहचान कर जगन ने पूछा। और ये बुआ को क्या हो गया? बातें बाद में होती रहेगी, पहले एक गिलास पानी ले आओ और हाँ, जरा बत्ती भी जला देना। दीवार पर लगे स्विच को दबाकर बत्ती जलाने के बाद जगन पानी लेने के लिए चला गया। बत्ती की रोशनी में अखिलेश ने उस मजबूत कदकाठी की वृद्ध औरत को देखा और सोचा कि शायद यही है बसंती बुआ। जगन के परिवार में वो कुल 3 व्यक्तियों को पहचानता था। एक तो खुद जगन को, जो उसका दोस्त था, दूसरे उसके भाई छगन को, जो कभी कभार उससे मिलने के लिए शहर आता रहता था, तथा उसकी छोटी बहन तारा को, जो उसके ही ऑफिस में काम करती थी और जिससे वह प्रेम करता था। इस बात की जानकारी जगन को भी थी और उसने कहा था कि उसे उन दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं, बस बसंती बुआ से औपचारिक स्वीकृति लेनी होगी। 3 दिन पहले जब जगन और तारा यहाँ के लिए रवाना हुए, उससे भी साथ चलने के लिए कहा था, ताकि बसंती बुआ से बात करके शादी की बात पक्की कर ली जाए। किंतु अखिलेश एक आवश्यक कार्य के कारण उनके साथ न आ सका। अब यहाँ पहुंचा तो यह विचित्र कांड देखने को मिला। जब तक जगन पानी का गिलास लेकर आया तब तक 4 जने दौड़ते हुए वहां और पहुंच गए। उनमें से जगन और तारा को पहचानने में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, किंतु स्त्री पुरुष के अन्य जोड़े को देखकर उसने अनुमान लगाया कि यह जगन की बड़ी बहन चंदा और उसका पति सुंदर होगा। सब आते ही पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ। उसने महसूस किया कि चंदा और सुंदर उसे संदिग्ध दृष्टि से देख रहे थे। आखिर उनके लिए तो वह अजनबी ही था। तुम लोग जरा पीछे हटो और हवा आने दो, पानी लेकर लौटे जगन ने उन सबसे कहा। बेहोश वृद्धा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए तो वह कुनमुना कर होश में आई। ये कौन है? वृद्धा ने एक नजर सबको देखने के बाद अपनी आंखें अखिलेश के चेहरे पर केंद्रित करते हुए पूछा। ये मेरा दोस्त अखिलेश है बुआ, जगन ने बताया, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि वह आने वाला है। ओह, वृद्धा सिहर कर कांपती हुई सी बोली, मैं तो इसे खूनी समझी थी। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, थरथराती सी आवाज में वृद्धा ने कहा, कोई खूनी यहाँ था जिसने राधा को मार डाला है। राधा को मार डाला? सभी भौचक्के से चिल्ला उठे। हाँ, कहाँ? वे सब बसंती बुआ के कमरे में पहुंचे और बत्ती जलाकर देखा। दीवार के साथ लगे पलंग पर एक युवती की लाश पड़ी थी, जिसके गले से निकला हुआ खून बिस्तर पर फैल गया था। लगता था हत्यारे ने किसी तेजधार चाकू से उसके गले पर वार किया था, किंतु जिस चाकू से वार किया गया था वो वहां कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग विस्फारित नेत्रों से उस नवयौवना की लाश को देखते रहे। हत्या की खबर उस छोटी सी बस्ती में बड़ी तेजी के साथ फैल गई और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही बहुत से लोग पहुंच गए, जिनमें राधा का बाप कैप्टन भगवान सिंह और उसका मंगेतर शिव कुमार भी शामिल था। इंस्पेक्टर जागेराम वहां सदल बल पहुंचा और कमरे में पड़ी लाश का निरीक्षण करने के बाद उसने पुलिस फोटोग्राफर को आवश्यक निर्देश दिए तथा वहां उपस्थित सभी लोगों यानी बसंती बुआ, छगन, जगन, अखिलेश, तारा, चंदा और उसके पति सुंदर के साथ साथ कैप्टन भगवान सिंह और शिव कुमार इत्यादि सबके बयान लिए। अखिलेश ने भी उन सबके बयान सुने। उन बयानों को सुनकर जो कहानी सामने उभर कर आई वह इस प्रकार थी। बसंती बुआ के 2 भाई थे, कृपाल और अश्विन। दोनों भाई अभी छोटे छोटे ही थे जब उनके माँ बाप मर गए, लिहाजा दोनों भाइयों को पालने की जिम्मेदारी बसंती पर आ पड़ी। उसने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। इस चक्कर में उसकी शादी की उम्र भी निकल गई
और उसने शादी नहीं की। सन 62 की लड़ाई के दौरान कृपाल सेना में भर्ती हो गया। उसी के साथ भगवान सिंह भी भर्ती हो गया था। उस लड़ाई में दोनों ने ही जबरदस्त जौहर दिखाए, लेकिन कृपाल की बहादुरी की चर्चा ज्यादा रही और कैप्टन बन गया। भगवान सिंह कृपाल को बड़े भाई की तरह मानता था। उधर अश्विनी का रुझान व्यापार की ओर था, लिहाजा गांव की जमीन का एक हिस्सा बेचकर उसका रुपया अश्विनी को दे दिया गया और वह शहर चला गया व्यापार करने के लिए। अगले 5 साल में अश्विनी ने व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमाया। इस बीच कृपाल की शादी हो गई। कृपाल तो अभी शादी करना नहीं चाहता था, किंतु बुआ ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। इस जबरदस्ती के पीछे भी एक कारण था। सन 62 की लड़ाई खत्म हुई थी और कृपाल और भगवान सिंह दोनों ही छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। उन्हीं दिनों बंबई से एक फिल्म यूनिट गांव में शूटिंग करने के लिए आई थी। बुआ को शक हुआ कि कृपाल कहीं उस फिल्म की हीरोइन के चक्कर में तो नहीं उलझ गया है, क्योंकि वो अक्सर रात को घर से बाहर रहने लगा था। उस समय तो बसंती बुआ का संदेह विश्वास में ही बदल गया जब उस फिल्म यूनिट के जाने के बाद कृपाल एक दिन भगवान सिंह के साथ बंबई चला गया। वहां से लौटकर आया तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। उसके बाद तो बुआ अश्विनी की शादी के लिए भी जिद पकड़ बैठी, किंतु अश्विनी उनके कब्जे में न आया। उसने साफ कह दिया, मैंने कसम खा रखी है दीदी कि जब तक जिंदगी में 50 लाख रुपए नहीं कमा लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। अश्विनी की कसम के आगे बुआ की एक न चल सकी। कालांतर में कृपाल के 4 बच्चे पैदा हुए, चंदा, जगन, छगन और तारा। लेकिन इस बीच एक दुखद घटना और घट गई थी गांव में। कृपाल उस समय गांव में नहीं था, बल्कि ड्यूटी पर गया हुआ था। जब वही एक्ट्रेस कुछ महीने के एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए गांव में आ गई। उसके पीछे पीछे उसका पति भी वहां आ गया था। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। आखिर उसके पति ने उस एक्ट्रेस को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। अनाथ बच्चा अकेला पड़ गया, जिसके बाद में उसकी मौसी यानी उस एक्ट्रेस की बहन आकर अपने साथ ले गई। उसी साल भगवान सिंह की शादी हुई थी और एक सुंदर सी बच्ची भी पैदा हुई, राधा। फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में कृपाल के मरने की और भगवान सिंह के लापता होने की खबर एक साथ आई। सुनते ही कृपाल की पत्नी ने तो तुरंत दम तोड़ दिया और भगवान सिंह की पत्नी ने एकदम खाट पकड़ ली। मगर कुछ दिन से ज्यादा जिंदा वह भी नहीं रही और मर गई। मगर मरने से पहले अपनी छोटी सी बच्ची को बसंती बुआ की झोली में डालती गई। कहते हैं ना कि विपत्ति जब आती है तो अकेली नहीं आती। बसंती बुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी वो कृपाल और उसकी पत्नी की मृत्यु के गम से ही नहीं उभर पाई थी कि पता चला कि व्यापार में अश्विनी को जबरदस्त घाटा हो गया। बाजार का उधार तो उसने किसी तरह चुका दिया, किंतु उसे चुकाने के चक्कर में वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। गांव में बैठी बसंती बुआ भाई के लौटने की प्रतीक्षा ही करती रही, ताकि उसे हिम्मत बनाकर फिर से कोशिश करने के लिए उत्साहित कर सके। किंतु वह प्रतीक्षा कभी खत्म न हुई। हाँ, इतना जरूर मालूम हुआ कि वह हिंदुस्तान छोड़कर कहीं विदेश चला गया है। कहाँ गया ये कुछ पता न चल सका। कभी उसकी तरफ से कोई चिट्ठी भी नहीं आई। लेकिन बसंती बुआ जिंदगी के दुखों से हार मानने वाली औरत नहीं थी। बड़ी हिम्मत के साथ जैसे तैसे करके वो अपने भाई के बच्चों के साथ अनाथ सी राधा को भी पालने लगी। भगवान सिंह अब कैप्टन बन गया था। वह जब भी आता बसंती बुआ उसे दूसरी शादी कर लेने के लिए जोर देती, किंतु भगवान सिंह न माना। उसका कहना था कि नहीं माँ, शायद राधा को वो प्यार और स्नेह न दे सके जो उसे बसंती बुआ से मिल रहा है। वह संतुष्ट था कि राधा की परवरिश सही ढंग से हो रही है। उसकी परवरिश के लिए वो बसंती बुआ को जबरदस्ती खर्चा भी दे दिया करता था। बुआ ने कई बार कहा भी कि वह बहुत ज्यादा पैसे देता है, तो भगवान सिंह ने यह कहकर उनका मुंह बंद कर दिया, अपनी बहन ही को तो देता हूँ, किसी गैर को तो नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे अपना भाई न समझती हो तो दूसरी बात है। बच्चे जवान होने लगे। चंदा की शादी सुंदर से कर दी गई। जगन शहर में पढ़ने के बाद नौकरी करने लगा। वही उसने तारा को बुलाकर कॉलेज में पढ़ाया और अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलवा दी, जहाँ अखिलेश भी काम करता था। बस छगन ही न पढ़ पाया, न कहीं नौकरी करता था। बस दिन भर बस्ती के छोकरों के साथ ताश पीटता रहता था और पान खाता रहता था। अब तो ये भी सुना है कि शराब भी पीने लगा है। छगन को लेकर बसंती बुआ बहुत ही चिंतित रहती थी। बुआ के कहने पर जगन ने भी उसे समझाने की कोशिश की, अपने साथ शहर भी ले गया, लेकिन छगन पर कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल छगन के अलावा और कोई चिंता बुआ को नहीं थी। चंदा का ब्याह कर ही दिया गया था। जगन ने बताया था कि तारा के लिए भी अखिलेश नामक एक लड़का शहर में ही देख लिया उसने। वह और तारा एक दूसरे को पसंद भी करते थे। राधा का विवाह बुआ ने शैलेश के साथ पक्का कर ही दिया था।
भगवान सिंह भी इस विवाह के लिए छुट्टी लेकर घर पर आ गया था। पहले वह इस रिश्ते पर बहुत खुश हुआ था। उसे यकीन था कि राधा के लिए बुआ जो रिश्ता तय करेगी वह अच्छा ही होगा। आखिर उसे अपनी बेटी की तरह ही तो पाला था उसने। लेकिन गांव आकर जब उसे मालूम हुआ कि शैलेश उसी फिल्म एक्ट्रेस का बेटा है जिसके पति ने उसे गोली मारकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी, तो उसने इस रिश्ते के लिए विरोध किया था। उसका कहना था कि जिसके बाप ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया था, वो उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। कहीं किसी दिन गुस्से में आकर उसने भी राधा को मार डाला तो। लेकिन बुआ के समझाने पर वह मान गया। शैलेश से मिला तो उससे भी प्रभावित हुआ, क्योंकि वह न सिर्फ देखने भालने में सुंदर था बल्कि बहुत ही सुशील और नेक भी। बसंती बुआ के शब्दों में ऐसा लड़का राधा को 7 जन्म नसीब नहीं हो सकता। लगभग 2 महीने पहले शैलेश यहाँ आया था, यह जानने के लिए कि उसके पिता ने क्यों उसकी मां को मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह जानता था कि इस बात का पता लगाने में समय लगेगा, सो वह एक मकान किराए पर लेकर वहां रहने लगा था। उस रहस्य का पता तो वह न लगा सका था, किंतु राधा के प्रेम में गिरफ्तार अवश्य हो गया। राधा भी उसके प्रेम में दीवानी हो गई थी। बसंती बुआ ने लड़का देखा भाला, कोई कमी उसमें नजर नहीं आई और रिश्ता पक्का कर दिया। अगले ही हफ्ते दोनों की शादी होने वाली थी, किंतु उससे पहले ही यह दुर्घटना घट गई। इससे भी पहले एक और घटना घटी थी। लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है कि एक गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। एक सूटेड बूटेड आदमी ब्रीफकेस के साथ उसमें से उतरा और उसने बताया कि वह मिस्टर अश्विनी की वसीयत के बारे में बातचीत करने के लिए आया है, जिनकी मृत्यु अफ्रीका में हो गई है। उस व्यक्ति ने बताया कि अश्विनी अपने पीछे लगभग 20 लाख रुपए की जायदाद छोड़कर मरा था, जिसके बारे में वो वसीयत कर गया था कि उसकी जायदाद बेचकर जो रुपया इकट्ठा हो वह सब उसकी बहन बसंती और उसके भाई के 4 बच्चों चंदा, जगन, छगन और तारा के बीच बराबर बांट दी जाए। अगर इनमें से उसकी बहन की अथवा अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो तो वह रकम बाकी के जो लोग जिंदा हो उनके बीच बराबर बांट दी जाए। उस व्यक्ति ने अपना कार्ड बसंती बुआ को देते हुए कहा कि जब सारे वारिस एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसे इस फोन नंबर पर सूचित कर दिया जाए, ताकि वसीयत के मुताबिक सब लोगों को अपना अपना हिस्सा दिलवाने की व्यवस्था कर सके। उस व्यक्ति के जाने के बाद बसंती बुआ ने सब लोगों को सूचना भेज दी और वे सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। इरादा ये था कि कल उस वकील को भी फोन द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि सब लोग एकत्रित हो गए हैं। लेकिन उससे पहले ही ये भयानक कांड हो गया। किसने राधा की हत्या कर दी? नहीं, राधा की हत्या नहीं की गई है। सब लोगों के बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर जागेराम ने निर्णायक स्वर में कहा। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जगन ने एकदम चौंक कर कहा। उसकी लाश अंदर पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं कि राधा की हत्या नहीं की गई? मैं ठीक कह रहा हूँ जगन बाबू, जागेराम अपने शब्दों पर जोर देता हुआ बोला। दरअसल राधा तो धोखे से मारी गई है। धोखे से मारी गई? जी हाँ, मत भूलिए कि राधा जिस समय मारी गई उस समय वह बसंती देवी के कमरे में उनके पलंग पर सोई हुई थी। शाम के झुटपुटे अंधेरे में हत्यारा उसे पहचान नहीं पाया और उसने उसे बसंती देवी समझकर मार डाला। वास्तव में हत्यारे का मुख्य उद्देश्य बसंती देवी को मार डालना था। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन बुआ को कोई क्यों मारना चाहेगा? ताकि उस 20 लाख रुपए की वसीयत में से एक हिस्सेदार को खत्म किया जा सके, जागेराम बोला। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 20 लाख रुपए की रकम ने आप लोगों में से किसी एक का दिमाग इतना खराब कर दिया है कि वह उन्हें हासिल करने के लिए बाकी हिस्सेदारों को खत्म कर देना चाहता है। उसने शुरुआत बसंती देवी से की, मगर चूक गया। ये असंभव है, जगन ने जोरदार शब्दों में विरोध करते हुए कहा। बुआ हम लोगों के लिए माँ से भी बढ़कर है। इसने न जाने कितने दुख सहकर हमें पाला है, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसी देवी स्वरूप बुआ को भला हम में से कोई क्यों मारना चाहेगा? लालच एक ऐसी बुरी बला है कि आदमी सारे रिश्तों और एहसानों को भूल जाता है। बहरहाल कातिल चाहे कोई भी हो, मुझसे बच नहीं सकता। जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आप भी मिस्टर अखिलेश। पुलिस के रहने तक तो बसंती बुआ सामान्य बनी रही थी, किंतु उनके जाते ही उसके कर्ण से अंतर्नाद निकला। हाय मेरी राधा। और इसके साथ ही बुआ ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। विषाद के बादल तो पहले भी चेहरे पर घिरे हुए दिखाई दे रहे थे, मगर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे रुके हुए बादल फट पड़े हो। आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी। भगवान सिंह जो बेटी की मौत से पहले ही दुखी हो रहा था, वह भी बुआ के साथ हिचकियां बांध कर रोने लगा। शैलेश उन दोनों को सांत्वना देने लगा। आखिर जगन ने कहा, शैलेश
मेरा ख्याल है कि तुम चाचा जी को घर ले जाओ, वरना बुआ और ये दोनों एक दूसरे को देख देख कर रोते रहेंगे। शैलेश भगवान सिंह को सहारा देकर वहां से ले गया। चंदा बुआ को अन्य कमरे में ले गई। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि आदमी इतना भी नीच हो सकता है कि वो दौलत के लालच में खुद अपने ही आदमियों को जान से मारने लगे। सुंदर एक सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, फिर बुआ जी जैसी देवी औरत को मारने की कोशिश। छी छी छी, नीचता की भी हद है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है जीजा? छगन बोला। मेरा इशारा तो किसी खास तरफ नहीं है, सुंदर ने सिगरेट का कश लेकर कहा। बाकी जहाँ गड़ा होता है पानी वही भरता है। इस तरह दोगली बात करने की क्या जरूरत है? छगन एकदम तैश में आकर बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? आप सब लोग गवाह है कि मैंने क्या किसी का नाम लिया है जो ये छगन बेकार ही पाजामे से बाहर हुए जा रहा है? सुंदर ने अखिलेश और जगन को संबोधित करते हुए कहा। जब वह इंस्पेक्टर खुलेआम कह रहा था कि कातिल उन 20 लाख रुपए के वारिसों में से ही कोई है, तब मुंह पर ताला क्यों लगा रहा था? उस वक्त खुलकर उसकी बात का विरोध करते। उन रुपयों का अकेला वारिस मैं ही हूँ क्या? छगन आवेशपूर्ण स्वर में बोला। और लोग भी तो है, मैंने तो सबको ही शामिल करके बात कही थी। सुंदर चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ता हुआ बोला। और तो कोई कुछ नहीं बोला, तुम न जाने क्यों बेकार ही भड़क उठे, क्योंकि ये बात मुझे ही निशाना बनाकर कही गई है। तुम सब लोगों ने मुझे जुआरी और शराबी कहकर पहले से ही बदनाम कर रखा है, अब कातिल और करार दे दो। छगन होश में आओ, जगन बोला। सब लोगों के सामने जीजा आही तबाही बक्के जा रहा है, इसे तो कोई रोकता नहीं और मुझे होश में आने के लिए कहा जा रहा है। मैं चाहे लाख बुरा सही, मगर ऐसा नीच नहीं हूँ कि अपनी देवी से रखी बुआ को जान से मारने की कोशिश करूं। उस देवी जैसी बुआ की तुम कितनी इज्जत करते हो वो सब मुझे मालूम है, सुंदर ने उपेक्षा के साथ कहा। तुम्हें क्या मालूम है? हैं? क्या मालूम है तुम्हें? छगन और भी तेज में आकर बोला। तुम्हें ठेंगा भी नहीं मालूम। मैं तो कहता हूँ कि तुमने ही बुआ को जान से मारने की कोशिश की है। मैं क्यों ऐसी कोशिश करने लगा? सुंदर और भी अधिक उपेक्षा से हंसा। मेरा तो उस वसीयत से कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ जीजा मैं, छगन बोला। तुम कभी सीधी चाल नहीं चलते। तुम्हारी बीवी चंदा भी उस वसीयत की एक हिस्सेदार है। मत भूलो कि चंदा तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन अब तुम्हारी बीवी है। उसके हिस्से के जो 4 लाख रुपए उसे मिलेंगे तो क्या तुम उसके पास रहने दोगे? जिस तरह तुमने उसके सारे गहने हड़प कर सट्टे में लगा दिए, उसी तरह उसके यह रुपए भी अपने कब्जे में करके टेढ़ी बेड़ी कर दोगे? जुबान को लगाम दो छगन। सुंदर भी तैश में आ गया। क्यों, आप कैसे मिर्ची लगी? छगन व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। छगन को तुम्हारी तरह घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। जो कहता है डंके की चोट कहता है। तुमने ही बुआ को जान से मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे मुंह पर कहता हूँ ये बात। ओफो, तुम लोग अब चुप भी करोगे या नहीं? तारा ने झुंझलाए हुए स्वर में कहा। तारा ने खाना बनाया, सबने ही थोड़ा बहुत खाया, लेकिन बुआ ने बिल्कुल न छुआ। सुंदर के साथ हुई इस तू मैमे के बाद छगन घर में नहीं रुका था, न जाने कहाँ चला गया था। खाना उसने भी नहीं खाया था। अखिलेश ने जब छगन के बारे में जगन से पूछा तो उसने उपेक्षा के साथ कहा, मुझे क्या मालूम कि कहा गया है, होगा कहीं अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ। चंदा और सूरज के सोने का इंतजाम एक कमरे में था। अखिलेश का बिस्तरा जगन के कमरे में लगा दिया गया था। तारा ने बुआ के कमरे में सोना था। तारा ने बुआ के पास सोना था उसके कमरे में। बस छगन ने ही अपने कमरे में अकेले सोना था। तारा चूंकि बुआ के कमरे में थी, इसीलिए बुआ से बात करने के बहाने अखिलेश भी वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद जगन भी वहां पहुंच गया। लेकिन बुआ जी, ये शैलेश वाला मामला मेरी समझ में नहीं आया। बातों ही बातों में अखिलेश पूछ बैठा, उसके बाप ने उसकी माँ को गोली मारकर स्वयं भी आत्महत्या क्यों कर ली? बुआ के चेहरे से जैसे लगा जैसे अखिलेश ने कोई बहुत ही दुखती हुई रग छेड़ दी हो। कुछ क्षण के लिए विवाद के काले बादल बुआ के चेहरे पर छाए। फिर एक दीर्घ निश्वास के साथ उसने जगन और तारा की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग अब काफी बड़े और समझदार हो गए हो, इसलिए ये रहस्य अब तुमसे छुपाए रखना उचित नहीं। दरअसल शैलेश तुम्हारा सौतेला भाई है। ये क्या कह रही हो बुआ? जगन ने एकदम चौंक कर कहा। मैं ठीक कह रही हूँ, बुआ पुरानी यादों में होती हुई सी बोली। बरसों पहले की बात है, पता नहीं 25 बरस हो गए या 30, कुछ ठीक से याद नहीं। बुढ़ापे में आदमी की याददाश्त भी तो धोखा दे जाती है। लेकिन इतना याद है कि जब वह फिल्म कंपनी हमारे गांव में आई थी तो दूर दूर से गांव के लोग यहाँ आने लगे थे, फिल्म वालों को देखने के लिए, खास तौर से उस फिल्म की हीरोइन को देखने के लिए। सुना है बहुत ही खूबसूरत थी, हाथ लगाए मैली हो। तुमने देखा था बुआ उस हीरोइन को?
तारा ने उत्सुकता के साथ पूछा। अरे कहाँ, मैं तो जिंदगी में कभी कोई फिल्म तक नहीं देखी, तो भला उस हीरोइन को क्या देखती। लेकिन सब लोग यही कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत है। गांव के छोकरों पर तो ऐसा जादू डाल दिया है कि हर समय उसके डेरे के गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। मुझे किरपाल की चिंता हुई कि कहीं वह उस जादूगरनी के रूप जाल में न उलझ गया हो, क्योंकि जब से वह फिल्म कंपनी गांव में आई थी तब से किरपाल ने रात बिरात को देर से घर आना शुरू कर दिया था। उसके रंग ढंग से ही मैं समझ गई थी कि जरूर कुछ चक्कर है। उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने का साहस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे खतरा था कि कहीं मेरे कुछ कहते ही जवानी के जोश में किरपाल इतना न भड़क जाए कि बीच में जो भी आग की शर्म का पर्दा बाकी है वह भी न हट जाए। जब तक वह फिल्म कंपनी गांव में रही, मेरी जान सूली पर टंगी रही। जिस रोज वह यहाँ से गई, उस रोज मैं इतना खुश हुई कि मंदिर जाकर पूरे 500 रुपए का प्रसाद बांट कर आई। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि कृपाल बम्बई जा रहा है। कोई शक नहीं था कि वह उसी हीरोइन के चक्कर में बम्बई जा रहा है। मैं उसे रोक तो सकती नहीं थी, लेकिन मैं भगवान से चुप बात करके उसके साथ लगा दिया। भगवान ने मुझे बताया लौटकर कि उस हीरोइन का ही चक्कर था। दोनों खूब साथ साथ घूमकर मौज मस्ती करते रहे थे। मैंने सोचा कि अब ज्यादा देर करनी ठीक नहीं है, बस फौरन एक लड़की ढूंढकर किरपाल की शादी कर दी। बस गनीमत यही थी कि इस मामले में किरपाल ने ज्यादा चूर चपड़ नहीं की और शादी कर ली। उसके बाद वो ड्यूटी पर चला गया। मैंने सोचा कि शायद ये मामला खत्म हो गया है, किंतु तूफान एक बार फिर आया। वह एक्ट्रेस कुछ महीने बाद एक छोटे से बच्चे को लेकर फिर गांव में आ गई। वह अपने पति को छोड़कर उस बच्चे के बाप के साथ रहने के लिए आई थी। उसके पीछे पीछे उस हीरोइन का पति भी यहाँ पहुंच गया। दोनों में झगड़ा हुआ और पति ने उस हीरोइन को गोली मारकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली। अनाथ बच्चे को उसकी मौसी अपने साथ ले गई। वो बच्चा ही ये शैलेश है। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये हमारा भाई है? जगन बोला। इसकी मौसी ने इसे अपनी औलाद की तरह पाला था और इसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये उसका बेटा नहीं है। लेकिन वह भी झूठ का बोझ छाती पर लिए हुए मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए मरते समय उसने शैलेश को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि उसका बाप इस बस्ती का रहने वाला कृपाल नामक फौजी है। बस वह उसकी तलाश में यहाँ तक आ गया, मुझसे मिला और सारी बात की। मैंने उसे समझाया कि आप बीती बातों को उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। मरने वाले तो मर गए, मगर गई गुजरी बातों को उखाड़ने से जो दुर्गंध फैलेगी उसमें जिंदा लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। समझदार लड़का था, बात उसकी समझ में आ गई और सारे मामले को उसने दबा ही रहने दिया। मेरे पास आता जाता ही रहता था। यही उसकी मुलाकात राधा से हो गई। दोनों में प्रेम हो गया। शैलेश कृपाल का ही तो लड़का है और राधा को भी मैंने बचपन से ही बेटी की तरह पाला था। वही अब हमारी बहू बन जाएगी तो क्या बुरा है। यही सोचकर मैंने दोनों का रिश्ता कर दिया। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी मर्जी के आगे भला आदमी की कब चली है। राधा को याद करके बुआ की आंखों में फिर मोटे मोटे आंसू झिलमिलाए। अगली सुबह अखिलेश उठा तो हवेली में एक और हंगामा हो चुका था। किसी ने चंदा की हत्या कर दी थी। उसकी लाश हवेली के घेर में पड़ी पाई गई थी। वो घेर कभी गाय भैंसे बांधने के काम आता था, किंतु पिछले कई बरस से बुआ ने गाय भैंसे रखनी बंद कर दी थी। उससे अब इतना काम होता नहीं था और छगन घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाता था। राधा बेचारी अकेली कितना काम करती। सो बुआ ने सब गाय भैंसे बेच डाली, जिस कारण पिछले कई बरस से वह घर घेर खाली ही पड़ा था। इसीलिए उस तरफ आना जाना कम ही रहता था। शायद इतना भी आना जाना न होता अगर उसी तरफ घेर के किनारे पर शौचालय न बना होता। उसी शौचालय के बाहर चंदा की लाश पड़ी हुई थी। हत्यारे ने पीछे से किसी तेज धार चाकू द्वारा गर्दन पर वार किया था। चाकू लाश के आसपास नहीं था। गर्दन से निकले खून के कारण आसपास की सारी जमीन लहूलुहान हो गई थी। गर्दन के घाव से खून बहना तो बंद हो गया था, किंतु खून का गीलापन यह बता रहा था कि हत्या हुई कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। शायद सूरज निकलने से पहले मुंह अंधेरे ही हत्या की गई थी। अखिलेश ने देखा कि एक और कत्ल की खबर सुनकर काफी भीड़ जुटाई थी। शैलेश भी वहां मौजूद था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। भीड़ को हटाकर इंस्पेक्टर जागेराम ने एक बार फिर हवेली के सब आदमियों के बयान लिए कि वह हत्या के समय कहाँ क्या कर रहा था। सुंदर का बयान था। अभी अंधेरा ही था। शायद सुबह के 5 बजे हो गए कि चंदा उठी। उसे सुबह 5 बजे उठने की आदत है। मुझे मालूम था कि वो उठ गई है, किंतु फिर भी मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा, क्योंकि जब तक मुझे बेटी न मिले तब तक मैं नहीं उठता। चंदा का यही नियम था कि वह उठकर शौच के लिए जाती और फिर मेरे लिए चाय लेकर आती, तब मैं उठता। मैं पड़ा चाय आने का इंतजार करता रहा,
किंतु चंदा चाय लेकर नहीं आई। मैं सोचने लगा कि आज चंदा ने इतनी देर कैसे लगा दी। फिर मुझे ध्यान आया कि यह मेरा घर नहीं बल्कि ससुराल है। नई जगह होने की वजह से कुछ देर हो रही होगी। सो मैं पड़ा रहा, मगर कुछ देर बाद ही किसी के चीखने की आवाज सुनकर मैं एकदम झपट कर उठा। कोई लगातार चीखे जा रहा था, लगा जैसे बुआ चीख रही है। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि चंदा की लाश के पास बुआ खड़ी हुई चीख रही थी। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद ही वहां जगन पहुंच गया। बसंती बुआ का बयान था कि उसे सुबह 4 बजे उठने की आदत है। मीरा को कमरे में सोती छोड़कर वह शौच के लिए घर घेर की तरफ आई। शौच से निपट कर नहाई और फिर पूजा करने लगी। पूजा के लिए उसने रसोई के ही एक आले में कुछ मूर्तियां सी रखकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। उसी के सामने बैठकर वह पूजा कर लेती है। वो बैठी हुई पूजा कर ही रही थी कि चंदा आई और स्टोव जलाने के बाद उस पर चाय का पानी रखकर शौच के लिए चली गई। मैंने पूजा भी खत्म कर ली, चाय का पानी भी खोलने लगा, मगर चंदा निपट कर न आई। बुआ अपने बयान में कहे जा रही थी। पानी खौलता देखकर मैंने चाय भी बना दी। यूं तो मैं खुद ही सुंदर को चाय दे आती, किंतु घुटनों में दर्द होने की वजह से मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। सो चंदा को आवाज देने के लिए घेर की ओर चल दी और यहाँ मुझे चंदा की लाश दिखाई दी तो मैं एकदम चीख पड़ी। जगन का बयान था। मैं बुआ की चीख सुनकर चौंका, उसके साथ ही मुझे किसी के भागते हुए कदमों की आहट भी सुनाई दी। मैं तुरंत ही पीछे भागा। देखा तो सुंदर जीजा तेजी से भागते चले। न जाने क्यों मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं छगन और सुंदर जीजा में फिर से तो कोई गंभीर झगड़ा नहीं हो गया। इसीलिए मैंने रुककर छगन के कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वो अपने कमरे में बेसुध पड़ा हुआ था। ये जानकर मुझे संतोष हुआ कि कम से कम छगन और सुंदर जीजा के बीच कोई हंगामा नहीं हो रहा। जब यहाँ पहुंचा तो चंदा की लाश देखकर चमत्कृत रह गया। क्या छगन और सुंदर के बीच पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? इंस्पेक्टर जागेराम ने सवाल किया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस मामूली सी तू में। भाई को बचाने के लिए झूठ मत बोलो जगन, सुंदर बहुत ही आवेशपूर्ण स्वर में बोला। छगन से मेरा कल शाम बहुत ही जबरदस्त झगड़ा हुआ था। जब बुआ के धोखे में बेचारी राधा मारी गई तभी मुझे इस बात का शक हो गया था कि 20 लाख रुपए की रकम के लालच में छगन का दिमाग खराब कर दिया है और वह सारी रकम खुद हथियाने के चक्कर में बाकी सब हिस्सेदारों को मार देना चाहता है। ये बात मैंने छगन के मुंह पर भी कह दी थी, जिसे सुनकर वो भड़क उठा। लेकिन मेरी बात 16 आने सही है, जिसका सबूत है मेरी चंदा की लाश। इंस्पेक्टर साहब, इसका कातिल छगन ही है। उसी ने दौलत की हवस में आकर मेरी चंदा को जान से मार डाला। उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, वरना वो दौलत के लालच में एक एक करके बाकी सब लोगों को भी मार डालेगा। होश की दवा करो जीजा, जगन ने झल्लाए हुए स्वर में कहा। जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। कुछ मालूम भी है? छगन अभी तक अपने कमरे में सो रहा है। वो अभी तक अपने कमरे में सो रहा है, इंस्पेक्टर जागेराम ने विस्मित से स्वर में कहा। यहाँ हवेली में इतना हंगामा हो रहा है और वो साला सो रहा है। जगा कर लाओ उसे। जब तक छगन को जगा कर लाया गया तब तक अखिलेश और तारा के भी बयान ले लिए गए थे कि अजीब से हंगामे की आवाजें सुनकर उन लोगों की नींद खुल गई। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि चंदा दीदी की हत्या हो गई है। छगन आया। उसकी आंखें अभी भी शराब के खुमार के कारण लाल थी और ऐसे झूम रहा था जैसे नशा अभी भी न उतरा हो। उसने जब सुंदर द्वारा अपने पर लगाए गए आरोप को सुना तो एकदम भड़क उठा। जीजा की बात पर मत जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बदनामी का फायदा उठाकर हमें झूठ मूठ के केस में फंसा देना चाहते हैं। असल बात तो यह है कि इन्होंने खुद चंदा दीदी का कत्ल किया है। इन दोनों के बीच लंबे अरसे से झगड़ा होता चला आ रहा है, क्योंकि जीजा ने चंदा दीदी के सारे जेवर गहने सट्टे की भेंट चढ़ा दिए। कल भी यह असल में चंदा दीदी को ही मारना चाहता था, मगर कद काठी एक होने की वजह से अंधेरे में धोखा खा गया और राधा को मार बैठा। लोग इस पर शक न करें इसलिए उसने मेरा नाम उछालना शुरू कर दिया। अब चंदा दीदी को कत्ल करके ही इसने दम लिया और अपना आरोप मेरे सिर मढ़ रहा है। वह सब तो बाद में देखेंगे, इंस्पेक्टर जागेराम ने कहा। लेकिन तुम ये बताओ कि हवेली में इतना शोर मच रहा था और तुम घोड़े बेचकर सोए पड़े थे, मुर्दों से बातें लगा रखी थी क्या? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब की कल ठेके पर कुछ ज्यादा ही पी गया था, मन बड़ा बेचैन था और ऊपर से जीजा ने जो झूठा दोष लगाया तो खोपड़ी और भन्ना गई। बस गटागट पीता ही चला गया। कितनी पी थी? कुछ याद नहीं, छगन अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला। कुछ ज्यादा ही पी गया था। घर कैसे आए थे? घर? छगन ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा। शायद घर आने से पहले मैं भगवान काका के घर गया था। क्या करने? वो राधा कल मर गई थी ना,
सो उसी की मौत पर अफसोस जाहिर करने गया था। इंस्पेक्टर जागेराम के सभी सवालों के जवाब छगन ने दिए, किंतु अटक अटक कर। फिर उसने एक सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ कैप्टन भगवान सिंह को बुलाकर लाओ, उससे पता लग जाएगा कि छगन ने कितना सच बोला है और कितना झूठ। सिपाही के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने शैलेश की ओर देखते हुए कहा, कैप्टन की लड़की की शादी तुम्हारे साथ ही होने वाली थी ना? जी हाँ। तुम हत्या के वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? ये बयान तो मैं कल आपको दे चुका हूँ। मैं इस दूसरी हत्या की बात कर रहा हूँ। ओह, चंदा दीदी की हत्या की बात कर रहे हैं आप? शैलेश बोला, मुझे नहीं मालूम कि यह हत्या कब हुई, इसलिए यह कैसे बता सकता हूँ कि हत्या के वक्त मैं क्या कर रहा था। तुम्हें हत्या की खबर कैसे लगी? मैं उस वक्त अपने घर में नहाने की तैयारी कर रहा था जब किसी ने मुझे बताया कि हवेली में एक और हत्या हो गई है। बस मैं कपड़े पहनकर यहाँ आया तो मालूम हुआ कि किसी ने चंदा दीदी को भी मार डाला। भगवान सिंह आ गया तो इंस्पेक्टर ने उससे भी सवाल किए। भगवान सिंह ने लगभग वही बातें दोहराई जो उसने रात जगन और अखिलेश के सामने की थी। सब लोगों के बयान लेने के बाद चंदा की लाश को भी एम्बुलेंस में रवाना करने के बाद वहां से चला गया। चंदा की हत्या के बाद तो एक अजीब सी दहशत उन लोगों के बीच फैल गई थी। किसी को इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था कि यह सब हत्याकांड उन 20 लाख रुपए की हिस्सेदारी समाप्त करने के लिए ही किए जा रहे हैं। हत्यारे का सबसे पहला शिकार बसंती बुआ थी। जगन के कमरे में पहुंचने के बाद अखिलेश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन गलती से उनकी जगह राधा मारी गई। लेकिन इस गलती से चंदा की हत्या के बाद तो एक अजीब सी दहशत उन लोगों के बीच फैल गई थी। किसी को इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था कि यह सब हत्याकांड उन 20 लाख रुपए की हिस्सेदारी समाप्त करने के लिए ही किए जा रहे हैं। हत्यारे का सबसे पहला शिकार बसंती बुआ थी। जगन के कमरे में पहुंचने के बाद अखिलेश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन गलती से उनकी जगह राधा मारी गई। लेकिन इस गलती से हत्यारे के इरादे में कोई फर्क नहीं आया और उसने अपना शिकार चंदा दीदी को बना लिया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये कहानी यही रुकने वाली नहीं, बल्कि अभी और लोग भी मारे जाएंगे? जगन बोला, जब तक सब हिस्सेदार नहीं मारे जाते और उन 20 लाख रुपयों का एक अकेला दावेदार नहीं बच जाता। क्या बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो? जगन बुरा सा मुंह बनाकर बोला, सबको मारकर जो अकेला 20 लाख रुपए हड़प करने की सोचेगा वह तो अपने गले में फांसी का फंदा खुद डाल लेगा। पुलिस समझ नहीं जाएगी कि इसने ही बाकी सब लोगों को मारा है। अगर किसी बेवकूफ आदमी के दिमाग पर लालच सवार हो जाए तो वो कई बार इतनी दूर की बातें नहीं सोच पाता। तुम्हारा इशारा अगर छगन की ओर है तो मैं कहूंगा कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो। जगन बोला, अपने भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन ये किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें छगन पर इतना ही विश्वास है तब तो यही मानना पड़ेगा कि इस 20 लाख रुपए की वसीयत की आड़ में कोई और आदमी हत्या करके सांप बच जाना चाहता है। मतलब ये कि हत्यारा यह दिखाना चाहता हो कि वसीयत के रुपयों के लालच में हत्याएं की जा रही है ताकि पुलिस दूसरे ढंग से सोचती रहे और वह हत्या के अपराध से सांप बच जाए। लगता है अब तुम्हारा निशाना सुंदर जीजा की ओर है। मैं केवल सारी संभावनाओं पर विचार कर रहा हूँ। अखिलेश एक सिगरेट सुलगाकर बोला, मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें निष्पक्षता से सोचते हुए सब लोगों को संदेह के घेरे में लेना होगा। छगन की बातों से पता चलता है कि सुंदर ने चंदा दीदी के समस्त गहने सट्टे की भेंट चढ़ा दिए। हो सकता है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कलह रहती हो और सुंदर ने, अगर ये मान भी लिया जाए कि दोनों के बीच जबरदस्त कलह थी और वे केवल दिखावे के लिए ही एक दूसरे से प्यार करने का नाटक कर रहे थे, तो भी सुंदर चंदा की हत्या नहीं कर सकता। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? अखिलेश ने पूछा। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई तर्क भी है या इस बात को तुम्हारा दिल नहीं मानता? तर्क है। क्या तर्क है? वसीयत के 20 लाख रुपए का हिस्सा। मतलब यह कि वसीयत के उन रुपयों के हिस्सेदार चंदा दीदी भी थी। अगर वह जिंदा रहती तो उसके हिस्से के 4 लाख रुपए उसे मिलते जो आखिर को सुंदर के हाथ ही लगते, जबकि चंदा के मरने के बाद सुंदर को अब उनमें से भला भी नहीं मिलने वाला। सुंदर इतना बेवकूफ नहीं कि 4 लाख रुपए इतनी आसानी से अपने हाथ से निकल जाने देता। सुंदर अगर चंदा को मारना भी चाहता था तो वह यह काम 4 लाख रुपए मिलने के बाद भी कर सकता था। नहीं, वर्तमान हालात में सुंदर हत्यारा नहीं हो सकता। तब तो एक ही आदमी बचता है जिस पर संदेह किया जा सकता है। कौन? तुम्हारा वह सौतेला भाई शैलेश।
शैलेश? हाँ शैलेश। सिगरेट का एक गहरा कश लेकर अखिलेश ने विचारपूर्ण मुद्रा में कहा। हो सकता है कि अपने जन्म को लेकर उस आदमी के दिल में अपमान की ज्वाला धधक रही हो और वह तुम लोगों से अपने अपमानित जन्म का बदला लेना चाहता हो। इससे उसे क्या फायदा होगा? जब आदमी के मन में किसी प्रकार का ज्वालामुखी धधकने लगता है तो वह नुकसान और फायदे की बातें नहीं सोचता। उस समय उसका एकमात्र उद्देश्य उस धधकती हुई ज्वाला को शांत करना ही होता है, जो धधक धधक कर खुद उसके अपने जीवन को राख बना रही होती है। जगन अभी उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पाया था कि बाहर से आते हुए एक शोर को सुनकर दोनों ही चौंक गए। दौड़कर बाहर पहुंचे तो देखा कि सुंदर और छगन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए बुरी तरह लड़ रहे थे। अखिलेश और जगन ने किसी तरह उन दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से अलग किया। मैं इसे जान से मार दूंगा, बिफरे हुए स्वर में सुंदर कह रहा था। ये हत्यारा है, इसने मेरी चंदा को मार डाला। ये नौटंकी तेरे काम नहीं आने वाली जीजा। अखिलेश के बंधनों से छूटने की कोशिश करता हुआ छगन चिल्लाया। मुझे मालूम है कि राधा और चंदा दीदी को तूने ही मारा है। तुझे अगर मैंने फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी छगन नहीं। किसी तरह छगन को उसके कमरे में बंद करके और सुंदर को उसके कमरे में भेजकर वह किस्सा निपटाया। फिलहाल तो छगन को उसके कमरे में जबरदस्ती बंद करके वह झगड़ा निपटा दिया गया था, किंतु अगर वह और सुंदर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उन दोनों के कभी भी उलझ पड़ने की संभावना बराबर बनी रहती। किंतु सुंदर घर का दामाद था, इसीलिए उससे तो कहीं और जाकर रहने के लिए कहा नहीं जा सकता था। इसीलिए अखिलेश के साथ विचार विमर्श करके जगन इसी नतीजे पर पहुंचा कि अगर कुछ दिन के लिए छगन का भगवान काका के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए तो शायद उन दोनों के झगड़े को टाला जा सके। छगन इस बात के लिए तैयार होगा या नहीं, ये तो बात की बात थी। वैसे जगन को इस बात का भरोसा था कि छगन उसकी बात को टालेगा नहीं। भरोसा तो उसे इस बात का भी था कि भगवान काका भी उसकी बात को नहीं टालेंगे और उसके कहते ही मान जाएंगे। फिर भी छगन से बात करने से पहले उसने एक बार इस बारे में भगवान काका से बात कर लेनी बेहतर समझी। लिहाजा वो जगन के साथ भगवान सिंह के घर की ओर चल दिया। भगवान सिंह घर पर ही मिल गया, टूटा और थकाहारा। एक दिन में ही अपनी उम्र से 10 साल बड़ा दिखाई देने लगा था। मुझे तो उसके यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है, जगन की बात सुनकर भगवान सिंह ने कहा। लेकिन सवाल तो छगन का है, वह यहाँ रह लेगा क्या? अगर शराब पीकर उसने यही उधम मचा दिया तो फिर उसे कौन संभालेगा? वह आपके सामने उधम मचाने की हिम्मत नहीं कर सकता काका, जगन बोला। वह आपकी बहुत इज्जत करता है। वह तो ठीक है भैया, भगवान सिंह बोला। पहले मैं भी यही समझता था, किंतु कल रात उसकी हालत देखकर मुझे तो उससे कुछ भय सा लगने लगा है। शराब पीकर वो अपने आपे में नहीं रहता, लगता है जैसे कोई और ही आदमी उसके भीतर बोलने लगता है। तुम तो जानते हो काका कि छगन मुंह का कड़वा जरूर है मगर दिल का हीरा है, जगन बोला। बस उसमें गलती यही है कि मन की बात को दिल में रखना नहीं जानता। उधर सुंदर जीजा भी कुछ कम नहीं है, न जाने क्यों वह हर वक्त छगन से खंदक खाए रहता है। सुंदर तो दामाद है, उसे क्या कहा जाए, एक दीर्घ निश्वास के साथ भगवान सिंह ने कहा। समझना समझाना तो अपने का ही है, बाकी मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। तुम लोगों का अपना ही घर है ये। छगन अगर यहाँ आकर रहने के लिए तैयार हो जाता है तो बड़ी खुशी से आकर रहे। भगवान काका के घर से निकले तो अखिलेश बोला, क्या एक बार शैलेश से भी न मिल ले? वह क्यों? मैं उस आदमी को जरा और अच्छी तरह से समझ लेना चाहता हूँ। चले चलते हैं। जगन ने कोई विरोध किए बिना सहमति दे दी। बुआ जी भी खूब है, शैलेश ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। मुझसे तो कहती रही कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं इस बात का जिक्र किसी से न करूं और खुद आप लोगों को सारी बात बता बैठी। जब आदमी अपने जन्मदाता की वास्तविकता के बारे में अनिश्चित सा हो जाता है, अखिलेश ने उसके मनोभाव को कुरेदने की कोशिश करते हुए कहा, तो मन की गहन वेदना उसे बुरी तरह बेचैन कर देती होगी। शैलेश ने एक बहुत ही विवशतापूर्ण गहरी सांस खींची। वैसे आपका इन घटनाओं के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश ने पूछा। किन घटनाओं के बारे में? यही पिछले दिनों से जो ये हत्याकांड हो रहा है। इन घटनाओं के बारे में तो पुलिस ही कुछ बेहतर ढंग से बता सकती है, शैलेश बोला। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हत्यारा चाहे जो कोई भी हो, लेकिन वो बुआ से बहुत स्नेह करता है और उन्हें मारना नहीं चाहता। ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अखिलेश बोला। सबसे पहले तो उसने बुआ को ही जान से मारने की कोशिश की थी, किंतु धोखे से राधा मारी गई।
सारी घटना को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, किंतु अगर हम दूसरी घटना को ध्यानपूर्वक सोचे तो ऐसा नहीं लगता। कौन सी दूसरी घटना? आज सुबह जो चंदा की हत्या वाली घटना है। उससे ये बात कहाँ साबित होती है कि हत्यारा बसंती बुआ से बहुत ज्यादा स्नेह करता है? उससे से तो ये बात साबित होती है। वो कैसे? ये बात तो आप लोग मानेंगे कि उन 20 लाख रुपए में बुआ जी भी उतनी ही रकम की हिस्सेदार थी जितनी की चंदा। बिल्कुल है। बरसों से बुआ जी की एक निश्चित दिनचर्या है कि वे सुबह 4 बजे उठती है, शौच जाती है और फिर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाती है। उनके इस नियम से हर व्यक्ति परिचित है और परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हत्यारा भी बुआ जी को इस दिनचर्या से अपरिचित नहीं होगा। निश्चित रूप से परिचित होगा, अखिलेश ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन आज उसने बुआ जी को अपना शिकार नहीं बनाया, जो कि रोज की तरह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या में लग गई थी। उन बुआ जी को हत्यारे ने कुछ नहीं किया जिनके धोखे में उसने पिछली शाम राधा को मार डाला था, बल्कि उनकी जगह चंदा को, जो 5 बजे यानी उनके बाद उठी थी, मार डाला। आखिर क्यों? शैलेश के सवाल पर अखिलेश ने जगन की ओर देखा, जो खामोशी के साथ उनकी बातें सुन रहा था। प्रश्न वाकई विचारणीय था। आखिर क्यों? जब हत्यारे ने चंदा की हत्या की उस समय वह चाहता था तो बड़े आराम से बुआ जी की भी हत्या करके वसीयत के 2 हिस्सेदार बड़े आराम से खत्म कर सकता, शैलेश कहे जा रहा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? इस सवाल का मुझे तो सीधा साधा सा उत्तर यही नजर आता है कि वह बुआ जी को मारना नहीं चाहता। शैलेश की बात में दम नजर आया अखिलेश को। वाकई आज सुबह हत्यारा बुआ को बड़े आराम से मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। आखिर क्यों? मैं कोई जासूस तो नहीं हूँ, शैलेश कहे जा रहा था, लेकिन मेरा विश्वास है कि अपनी इसी कमजोरी के कारण हत्यारा शायद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। मगर जब अखिलेश उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में किसी साइन बोर्ड के बड़े बड़े अक्षरों की तरह बस वही एक सवाल उभरा हुआ था। आखिर क्यों? उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने किसी तरह इस सवाल का जवाब हासिल कर लिया तो शायद वह हत्यारे को पहचानने में भी सफल हो जाए। अच्छा शैलेश बाबू, अब इजाजत दीजिए, अखिलेश उठता हुआ बोला। आपने जो सवाल उठाया है वो वाकई विचारणीय है। ये सवाल सुबह से ही मेरे दिमाग में खटक रहा है, शैलेश बोला। मैं भगवान काका के यहाँ भी जाना चाहता था, ताकि राधा की मौत के दुख को हम दोनों एक दूसरे से बांट कर हल्का कर ले, लेकिन इस सवाल में ही ऐसा उलझा। आपने अपने साथ मुझे भी इस सवाल में उलझा दिया, अखिलेश उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। वैसे आप अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो हम लोगों को अवश्य बताएं। जरूर। अखिलेश ने उस काली सी छाया को फुर्ती के साथ हवेली की चारदीवारी पर चढ़ते देखा तो एकदम सतर्क होकर बैठ गया। जिस क्षण की उसे प्रतीक्षा थी, लगा कि वो आ गया है। वह आधी रात को ही वह हवेली की चारदीवारी के पास वाले नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डालियों में छुपकर बैठ गया था। वहां से वह न केवल हवेली की इमारत, उसके घेर और शौचालय पर ही चौकन्नी नजर रख सकता था, बल्कि हवेली के आसपास के क्षेत्र को भी बखूबी देख सका था। किंतु इसके बावजूद भी वह यह न जान सका कि वह काली छाया अचानक ही किस ओर के अंधेरे से निकलकर चारदीवारी के पास पहुंच गई। वह जो कोई भी था, उसे अपने आप को वातावरण में विलीन कर देने का अच्छा अभ्यास था, क्योंकि अखिलेश की नजर उस पर तभी ही पड़ी जब वह चारदीवारी पर चढ़ने लगा। शैलेश के यहाँ से लौटने के बाद अखिलेश उस आखिर क्यों के ही सवाल को सोचता रहा था। सोचते सोचते एक बार तो उसके दिमाग में आया कि कहीं हवेली के इस सारे हंगामे के पीछे बुआ का ही तो हाथ नहीं है। अपने इस विचार को पुष्ट करती हुई पिछली कुछ घटनाएं उसके मस्तिष्क में दौड़ गई। उसे याद आया कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने बुआ को चीखते सुना था। तब राधा की हत्या हुई थी। दोबारा जब चंदा की हत्या हुई तो बुआ की चीख सुनकर ही सुंदर घटनास्थल पर पहुंचा था। हालांकि उसका दिल कह रहा था कि बुआ के प्रति ऐसा सोचकर एक भीषण नैतिक अपराध कर रहा है, किंतु फिर उसके मन में संदेह का बीज तो अंकुरित हो ही गया था। किंतु उसने अपने इस संदेह के बारे में न जगन से ही कुछ कहा और न तारा से, क्योंकि वह जानता था कि उन लोगों की बुआ में इतनी गहरी आस्था है कि वे लोग इस विचार मात्र से ही उसे घृणा करने लगेंगे कि उसने उनकी देवी जैसी बुआ पर संदेह किया है। वैसे उसका संदेह छगन पर भी दृढ़ होने लगा था, क्योंकि लौटने के बाद जब उससे यह कहा गया कि वो कुछ दिन के लिए भगवान काका के यहाँ जाकर रह ले, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जगन की बात मानने से स्पष्ट इनकार करते हुए उसने कहा,
मैं अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर क्यों रहूं? अगर किसी को वहां भेजना ही है तो जीजा को वहां भेज दो, मैं यही रहूंगा। सुंदर घर का दामाद था, इसीलिए उससे यह बात कहने का साहस तो जगन नहीं कर सका, किंतु उसने छगन से एक वचन ले लिया कि वह अब किसी भी हालत में सुंदर से झगड़ा नहीं करेगा, चाहे वह कुछ भी क्यों न कहे। ये बात छगन मान गया, बल्कि रात को वह अड्डे से जल्दी पीकर लौट आया और पिछली रात जितना मदहोश और मदमस्त भी नहीं था। अपनी योजना का पता अखिलेश ने जगन के अतिरिक्त और किसी को न लगने दिया। आधी रात के करीब जब सब सो गए तो उसने जगन से कहा, हो सकता है कातिल आज रात को भी किसी पर वार करने की कोशिश करे, इसीलिए बेहतर होगा कि आज रात हम दोनों ही पहरा दे। मैं हवेली के बाहर निगरानी करता हूँ और तुम हवेली के अंदर नजर रखो, खास तौर से छगन और सुंदर पर। तुम्हें इन पर शक, सवाल शक का ही नहीं सुरक्षा का भी है। अखिलेश ने उसकी बात काटते हुए कहा। जगन ने उसकी बात मान ली। अखिलेश बाहर आकर उस नीम के पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे ऊंची डालियों के बीच मजबूती से अड्डा जमा कर बैठ गया। वह काली छाया दिखाई दी तो उसे लगा कि उसकी कई घंटे की तपस्या अब फलीभूत होने जा रही है। उसके देखते ही देखते ये काली छाया चारदीवारी ने उचक कर पेड़ के तने पर बिल्ली की सी चपलता और खामोशी के साथ कूदी और ऊपर चढ़ने लगी। एक बार की तो अखिलेश को लगा कि वह काली छाया ऊपर चढ़ते हुए कहीं उस तक ही न पहुंच जाए, किंतु जब वह उससे काफी नीचे रुककर एक मोटी सी डाली पर पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया तो उसने संतोष की सांस ली। स्पष्ट था कि उस काली छाया को उसकी उपस्थिति का ज्ञान नहीं हो पाया था। अखिलेश ने सावधानी के साथ अपनी रिस्ट वॉच के रेडियम डायल की ओर देखा। 3:30 बजे थे। ठीक 4 बजे किसी नारी कण की गुनगुनाहट सी सुनाई दी। अखिलेश ने देखा कि बुआ जाप करती हुई चली आ रही थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरी वैसे ही वह काली छाया हरकत में आई और नीचे कूद पड़ी। उसके हरकत में आते ही अखिलेश भी हरकत में आ गया और तेजी के साथ नीचे उतरने लगा तथा सुरक्षित ऊंचाई के दिखाई देते ही वह एकदम से नीचे कूद पड़ा। अखिलेश चूंकि अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर था, इसीलिए उसे नीचे पहुंचने में कुछ क्षणों की देर हो गई। इन कुछ क्षणों में ही आक्रमणकारी ने बुआ को इस बुरी तरह अपने बंधन में जकड़ लिया था कि बेचारी चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह समय पर पहुंच गया था। वार करने के लिए उसने अपना चाकू वाला हाथ ऊपर उठाया ही था कि अखिलेश वहां पहुंच गया। हाथ के नीचे गिरने से पहले ही अखिलेश ने झपट कर उसे पकड़ लिया। इस अप्रत्याशित हमले से आक्रमणकारी बुरी तरह बौखला गया। उसे संभलने का कोई मौका दिए बिना ही अखिलेश ने पहले तो उसका चाकू छीनकर अपने कब्जे में किया और फिर उसकी ऐसी धुनाई की कि वह कुछ देर बाद ही जमीन सूंघने लगा। वैसे अखिलेश उस पर आराम से काबू न पा सका था। उस व्यक्ति ने बहुत कड़ा मुकाबला किया था, लेकिन जब अखिलेश भारी पड़ता दिखाई दिया तो उसने भागने की कोशिश की, किंतु अखिलेश ने उसे भागने भी नहीं दिया। मार मार कर अधमरा सा कर दिया। अपनी उखड़ी हुई सांस को काबू में करने की कोशिश करते हुए जब अखिलेश ने जमीन पर पड़े उस व्यक्ति पर झुककर उसे गौर से देखा तो बुरी तरह चौंक कर रह गया। वह राधा का बाप कैप्टन भगवान सिंह था। भगवान सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया, बसंती दीदी का खत मेरे पास पहुंचा कि उन्होंने राधा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर दी है और छुट्टी लेकर आ जाओ। तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि बसंती दीदी पर मुझे पूरा भरोसा था कि वे राधा के लिए किसी गलत लड़के का चुनाव कर ही नहीं सकती। आखिर उन्होंने राधा को अपनी बेटी की तरह ही तो पाला था। लेकिन यहाँ आकर जब मुझे असलियत का पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जिस शैलेश को बसंती बुआ कृपाल का बेटा समझ रही थी वो वास्तव में मेरा बेटा था। दरअसल बरसों पहले जब वह फिल्म कंपनी हमारे गांव में शूटिंग के लिए आई थी तब मैं और कृपाल जवान हुए ही थे। फिल्मी हीरोइन को देखने के लिए रोज उनके डेरे के चक्कर काटा करते थे। उस फिल्मी हीरोइन को न जाने मुझ में ऐसी क्या चीज नजर आई कि वह मुझ पर लट्टू हो गई और बड़े प्यार से अपने डेरे में बुलाने लगी। जवानी का चस्का और नारी देह का सुख मेरे लिए भी एक जादुई आकर्षण रखते थे। उस हीरोइन का अनुराग भाव मुझे ऐसे लगा जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा ही मुझ पर मोहित हो गई है। मैं उसके रूप जाल में फंस तो रहा था, फिर साथ ही साथ डर भी रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे और मुझे डर था कि अगर उन्हें कहीं मेरे इस चक्कर के बारे में पता चल गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी डर की वजह से मैंने उस हीरोइन को अपना असली नाम न बताकर कृपाल नाम बता दिया। उस इश्कबाजी के में एक सच्चे दोस्त की तरह कृपाल ने भी पूरा सहयोग दिया। सच तो यह है कि कृपाल के सहयोग के बिना हमारा वह प्रेम व्यापार गुपचुप चल ही न पाता।
वो कृपाल की ही सूझबूझ थी कि उस बारे में कभी किसी को कुछ पता न चल सका। फिर वह फिल्म कंपनी बंबई चली गई, लेकिन उस हीरोइन का नशा मुझ पर से न उतरा, बल्कि जुदाई के उन दिनों में उसे और भी तेज कर दिया। मैंने कृपाल से बंबई चलने के लिए कहा। कृपाल ने पहले तो मुझे समझाने की कोशिश की, किंतु मेरी जिद के आगे उसे झुक जाना पड़ा। हम बंबई जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि बसंती दीदी ने मुझे बुलाकर कहा कि कृपाल बंबई जा रहा है, सो उस पर नजर रखने के लिए मैं भी उसके साथ बंबई जाऊं। अब मैं उन्हें क्या बताता कि वास्तव में कृपाल नहीं, मैं खुद बंबई जा रहा हूँ और कृपाल मेरे साथ जा रहा है। फिर भी मन ही मन हंसते हुए मैंने उनसे कहा कि मेरे रहते हुए किसी बात की चिंता न करे। खैर, हम दोनों बंबई पहुंचे, उस हीरोइन से मिले। उसने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया, एक होटल में ठहराया जहां वह गुप्त रूप से मुझसे मिलने के लिए आती। दिन मस्ती से गुजर रहे थे, लेकिन उस दिन मेरी वो मस्ती काफुर हो गई जब उसने मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और भी कई अंतरंग बातें उसने मुझे बताई, जैसे यही कि उसका पति नपुंसक है और जब उसे पता चलेगा कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है तो वह जमीन आसमान सिर पर उठा लेगा। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, किंतु वह हम लोगों के प्यार की इस निशानी को बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा करेगी। मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैंने कृपाल से इस बात का जिक्र किया तो उसने भी यही कहा कि ये खेल आगे जाकर कोई खतरनाक रूप अख्तियार करे, उससे पहले ही इस किस्से को यही खत्म कर देना बेहतर होगा। बात मेरी भी समझ में आ गई थी, इसीलिए भविष्य में उस हीरोइन से फिर कभी न मिलने की कसम खाकर मैं कृपाल के साथ अगले दिन ही बंबई से लौट आया। उस समय मैं मोर्चे पर था। पता चला कि वो हीरोइन गांव में आई थी, जहां पीछे पीछे उसका पति भी पहुंच गया और उसने उसे भी मार दिया और खुद भी मर गया। उस हीरोइन के मरने का दुख मुझे अवश्य हुआ था, किंतु फिर भी ऐसा लगा था कि अब यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तब किसे यह मालूम था कि जवानी की वह भूल बुढ़ापे में गुनाह बनकर मेरे सामने आ खड़ी होगी। जब मुझे शैलेश की असलियत मालूम हुई तो अधर्म की आशंका से मेरा मन कांप उठा, क्योंकि शैलेश मेरा बेटा था और राधा मेरी बेटी। रिश्ते से दोनों भाई बहन ही तो लगते थे, और भाई बहन के विवाह से बढ़कर अधर्म और क्या हो सकता था। इस विवाह को तुड़वाने के लिए मैंने कोशिश की, कह दिया कि जिस लड़के के बाप पागलपन के दौरे में अपनी बीवी को मारकर आत्महत्या कर ली हो, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी यह दलील बसंती दीदी ने न चलने दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़के में क्या दोष है। लड़के में कोई दोष नहीं था, वह सुंदर भी था और सुशील भी। जो दोष था कि वह राधा का भाई लगता है, ये बताने का साहस मैं न कर पाया। बताता भी तो बसंती दीदी शायद मेरी बात पर यकीन न करती, क्योंकि वे उसे कृपाल का ही लड़का समझे हुई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बहन के बीच होने वाले इस विवाह रूपी अधर्म को कैसे रोकूं। आखिर साहस करके मैंने राधा से अकेले में बात की और उसे सच्चाई बताकर इस बात के लिए राजी करना चाहा कि वह इस विवाह से इनकार कर दे। मुझे यकीन था कि राधा अगर इनकार कर देगी तो बसंती दीदी भी कुछ न कर पाएगी और उन्हें यह रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि राधा ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं उसका बाप नहीं दुश्मन हूँ, जो उसकी खुशियां छीन लेना चाहता हूँ। खैर, किसी तरह राधा से यह कहकर कि मैं उसके प्यार की परीक्षा लेना चाहता था, उसे शांत किया। साथ ही ये वादा भी ले लिया कि वह हम दोनों के बीच हुई इन बातों की चर्चा किसी से न करे, बसंती दीदी से भी नहीं। जो जो विवाह की तारीख नजदीक आती जा रही थी, मेरा मन हाहाकार करता जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस अधर्म को कैसे रोकूं। एक बार जी में आया कि शैलेश को ही खत्म कर दूं, लेकिन खतरा था कि राधा फौरन समझ जाएगी कि ये किसका काम है और वह मेरे खिलाफ गवाही देने में भी नहीं हिचकेगी शायद। इसी उहापोह में था कि क्या करूं क्या न करूं कि तभी अश्वनी के 20 लाख रुपयों की वसीयत लेकर वो वकील आ गया। बसंती दीदी ने सब लोगों को बुलाने के लिए चिट्ठियां डाल दी। बस मेरे दिमाग में योजना आ गई। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने राधा की हत्या कर दी। इस तरह कि लोग यही समझे कि बसंती दीदी के धोखे में राधा मारी गई है। मैं इस मामले को ऐसा रूप देना चाहता था कि पुलिस यही समझे कि यह सब काम उन 20 लाख रुपयों के लालच में किया जा रहा है, ताकि मुझ पर किसी को कोई संदेह न हो सके। मुझे मालूम था कि इसके लिए मुझे 1-2 हत्याएं और करनी पड़ेगी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मैं बेहत्याएं करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। तुम लोग पूछ सकते हो कि जब कल रात छगन नशे में झूमता झामता मेरे घर आया तो मैंने उसकी हत्या क्यों नहीं की। वह भी तो उन रुपयों का एक हिस्सेदार था और मैं उसे बड़े आराम से मार भी सकता था। किंतु मैं छगन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं जानता था कि इस हत्याकांड के संदेह के लिए छगन से उपयुक्त पात्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था।
वैसे भी मैंने अगला शिकार बसंती दीदी को बनाने का निश्चय कर लिया था और इसी उद्देश्य से कल सुबह 3:30 बजे ही नीम के पेड़ के ऊपर छुप कर बैठ गया था, क्योंकि बसंती दीदी की सारी दिनचर्या मुझे अच्छी तरह मालूम थी। किंतु जिस समय बसंती दीदी शौच के लिए गई तो मैं उन्हें मारने के उद्देश्य से पेड़ से कूदने का साहस न कर सका। अपने पर किए हुए उनके एहसान याद करके मैं जड़ हो गया। बसंती दीदी आई और चली भी गई। मैं पेड़ पर ही बैठा रह गया। अभी अंधेरा ही था और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद कोई दूसरा शिकार हाथ लग जाए, क्योंकि इस मामले को 20 लाख रुपए के हिस्से के लालच का रंग देने के लिए एक और हत्या करना जरूरी था मेरे लिए। संयोग से कुछ देर बाद ही चंदा आ गई और मैं उसे खत्म करके यहाँ से भाग लिया। बस इसके बाद फिलहाल मेरा और कोई हत्या करने का इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि चंदा की हत्या के बाद ये सारा मामला इस बुरी तरह उलझ जाएगा कि किसी का मेरी ओर शक नहीं आ पाएगा। लेकिन कल जब शैलेश मेरे पास आया तो बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि हत्यारा जो कोई भी है वो बसंती बुआ से बहुत स्नेह करता है और उन्हें मारना नहीं चाहता। अपनी बात के समर्थन में उसने तर्क देते हुए यह भी कहा कि अपनी इसी कमजोरी की वजह से हत्यारा पकड़ा भी जाएगा। क्योंकि मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था, इसीलिए बसंती दीदी को मारना मेरे लिए जरूरी सा हो गया था। इसी उद्देश्य से मैं आज फिर आया और बसंती दीदी के आने की प्रतीक्षा में उस पेड़ पर बैठ गया। मगर जहां यह रहस्य जानकर अखिलेश को गहन आश्चर्य हुआ था कि हवेली के हंगामे का मुख्य कारण कैप्टन भगवान सिंह है, तो वही बसंती बुआ के विशाल हृदय का एक और उदाहरण देखकर उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। भगवान सिंह को तो पुलिस ने पकड़ लिया, किंतु जब तक वह बस्ती के थाने में रहा बुआ उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाकर ले जाती रही। वे ये भूल गई थी कि इसी भगवान सिंह ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, बल्कि वे अपनी ओर से उसके लिए वकील करने की कोशिश भी कर रही थी, जिसका अन्य सब लोग विरोध कर रहे थे। चंदा के हिस्से के रुपए भी उन्होंने सुंदर को दिलवा दिए थे, जिसका छगन के अलावा और किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन छगन को भी बुआ की डांट के आगे चुप हो जाना पड़ा। शैलेश बिना किसी को बताए ही बस्ती छोड़कर चला गया था। तारा और अखिलेश के विवाह की स्वीकृति भी बुआ ने दे दी थी। आप सुन रहे थे वेद प्रकाश कंबोज जी का लिखा उपन्यास हवेली में हंगामा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।